दोस्तों, कुछ लोग यात्रा के शौकीन होते हैं। उनका ये शौक इस हद तक होता है कि वो दुनिया के अलग अलग देश की सैर पर निकल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यात्रा करना बहुत पसंद है। अलग अलग जगह पर घूमने, अलग अलग जगह के रहन सहन, खान पान और परंपराओं में अंतर देखकर ऐसे लोगों को बहुत आनंद आता है। हर नई यात्रा उनके लिए नया अनुभव होता है। क्या आपने अपनी किसी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ अनुभव किया है? जाहिर सी बात है किया ही होगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी यात्रा के बारे में आपको बताएंगे, या यूं कहें कि हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो आपने कभी की नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस यात्रा की बात करने जा रहे हैं, दरअसल वो यात्रा ब्रह्मांड की है। ब्रह्मांड का नाम सुनते ही लगभग हर किसी का मन जिज्ञासु हो उठता है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों रहस्य भरे पड़े हैं जिसे आए दिन वैज्ञानिक पर्दा उठाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। ये तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के अलावा 8 ग्रह और करोड़ों एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसकी कल्पना की है कि ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम के बाद या हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाद क्या क्या है? अगर आपका जवाब नहीं है तो तैयार हो जाइए, हम आपको ब्रह्मांड की सैर पर ले चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए चलिए सीधे पृथ्वी की सतह से बाहर निकलते हैं। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलते ही मानव द्वारा बनाई गई संरचना, जिसे इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम कहा जाता है, हमें वो मिलता है। ये स्पेस सिस्टम पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है। इससे थोड़े आगे बढ़ने पर हमें हमारे स्पेस में छोड़े गए कई सैटेलाइट्स मिलते हैं। दोस्तों, सैटेलाइट्स भी हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। इनकी संख्या बहुत है, लगभग हजारों की संख्या में ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। अब हम अपने पड़ोसी चांद की सतह पर आ चुके हैं। चांद की सतह पर बहुत सारे क्रेटर्स हैं, जिस वजह से यहाँ की सतह उबड़ खाबड़ है। चांद से आगे बढ़ने पर हमें लगभग हमारी पृथ्वी के आकार वाला शुक्र ग्रह मिलता है। ये पृथ्वी की तरह ही रॉकी प्लैनेट है, लेकिन दोस्तों ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह भी है। इतना गर्म कि यहाँ भेजे गए स्पेसक्राफ्ट कुछ ही देर बाद अत्यधिक गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं। दरअसल इस ग्रह पर सूर्य की गर्मी इसके वातावरण के अंदर ही रुक जाती है, जिस वजह से यहाँ गर्मी सबसे अधिक है। इस ग्रह की गर्मी की वजह से ही इसे वैज्ञानिक नर्क के समान भी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रह का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चलिए अब शुक्र से आगे बढ़ते हैं। शुक्र के आगे बढ़ने पर हमें बुध ग्रह मिलता है। वैसे तो बुध ग्रह सूरज के सबसे नजदीक है, लेकिन इस ग्रह का तापमान शुक्र के मुकाबले काफी कम है। जी हाँ दोस्तों, बुध ग्रह पर तापमान दिन के समय 400 डिग्री सेल्सियस, वहीं रात के समय -170 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इससे आगे बढ़ने पर हमारी मुलाकात हमारे सौर मंडल के केंद्र में मौजूद सूरज से होती है। सूरज का आकार बहुत बड़ा है, साथ ही इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत अधिक है। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सौर मंडल के सभी ऑब्जेक्ट्स इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। चलिए अब हम सौर मंडल में मौजूद सूरज से चौथे ग्रह मंगल पर चलते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह की सतह काफी हद तक हमारी पृथ्वी की सतह जैसी ही है। हालांकि यहाँ की मिट्टी लाल रंग की होती है, जिस वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ कभी जीवन हुआ करता था, यानी कि यहाँ कोई सिविलाइजेशन रह चुकी है, और उसके अंत के विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ किसी परमाणु विस्फोट जैसा कोई विस्फोट हुआ होगा, जिससे इस ग्रह से जीवन का अंत हुआ होगा। उनका यह भी मानना है कि मंगल ग्रह पर पानी भी मौजूद है। फिलहाल वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन करने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह से आगे बढ़ने पर हमें जरा संभल कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे सौर मंडल का यह हिस्सा हजारों लाखों एस्टेरॉयड से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच के इस हिस्से में हजारों लाखों एस्टेरॉयड्स हैं, जिसे वैज्ञानिक ने एस्टेरॉयड बेल्ट का नाम दिया है। चलिए इसे बचते हुए अब हम अपने सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह यहाँ की इस गैसीय ग्रह पर कोई सतह नहीं है, लेकिन ये ग्रह आकार में इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन
1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। साथ ही इस ग्रह के 79 चंद्रमा 79 चंद्रमा हैं जो इसे बेहद खास बनाते हैं। चलिए अब सफर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बृहस्पति के बाद हमें हमारे सौर मंडल में शनि ग्रह मिलता है। शनि ग्रह भी बृहस्पति ग्रह की तरह गैस जाइंट है। ये ग्रह दिखने में काफी खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती इसके छल्लों की वजह से है। छल्लों की वजह से इसे सोलर सिस्टम का क्राउन भी कहा जाता है। इस ग्रह के पास भी लगभग 62 चंद्रमा हैं। इसके एक चंद्रमा टाइटन पर मौसम भी बदलता रहता है। दोस्तों, अब हम अपने सफर में फिलहाल जहां मौजूद हैं, यहां से हमारी पृथ्वी काफी छोटी दिखाई पड़ती है। सफर में आगे अरुण और वरुण ग्रह हैं, जिन्हें अंग्रेजी में यूरेनस और नेपच्यून कहा जाता है। दोस्तों, अरुण और वरुण ग्रह दोनों ही बृहस्पति और शनि की तरह गैस जाइंट हैं। बस इन दोनों में फर्क इतना है कि इन दोनों का सूरज से काफी दूर होने की वजह से यहाँ मौजूद गैस भी ठंड के कारण ठोस अवस्था में रहती है। दोस्तों, इन दोनों ग्रहों पर मौजूद बर्फीली गैस की वजह से वैज्ञानिक इन्हें बर्फीली गैस दानव भी कहते हैं। दोस्तों, वरुण ग्रह की कक्षा के आगे का जो क्षेत्र है उसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। इस बेल्ट में लाखों करोड़ों क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु पाए जाते हैं। इसी बेल्ट में प्लूटो भी मौजूद है, जो कभी हमारे सौर मंडल के 9 ग्रहों की सूची में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, प्लूटो हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन 2006 में इसे ग्रह की सूची से बाहर करके क्षुद्र ग्रह की सूची में डाल दिया गया। खैर चलिए, अब हम अपने सफर की गति को आगे बढ़ाते हैं और सीधे पहुंचते हैं अपने पड़ोसी सोलर सिस्टम अल्फा सेंटोरी में। दोस्तों, यहाँ से हमें हमारी पृथ्वी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अल्फा सेंटोरी हमारी पृथ्वी से इतनी दूर है कि यहाँ तक सूरज की रोशनी को भी पहुँचने में 4.2 साल का समय लगेगा। अल्फा सेंटोरी तारामंडल में सेंटोरी ए, सेंटोरी बी और प्रोक्सीमा सेंटोरी नामक 3 तारे हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीधे पहुँचते हैं पृथ्वी से 20 लाइट ईयर्स दूर। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक और तारामंडल मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारामंडल का जन्म भी हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के समय ही हुआ था। इस तारामंडल का नाम है ग्लीस 581। दोस्तों, पृथ्वी से 22 लाइट ईयर्स दूर इस तारामंडल में एक लाल बोना तारा है, जिसके इर्द गिर्द 4 ग्रह परिक्रमा कर रही हैं। अब सफर को थोड़ी और गति देनी होगी, क्योंकि हमारे गैलेक्सी में जितने तारे हैं उनकी यात्रा करना तो दूर, उन्हें गिनने में ही इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा कि आप उतने वक्त की कल्पना करके ही परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ही लगभग 1,05,700 सालों का समय लग सकता है। तो इसीलिए अब सीधे हम अपनी गैलेक्सी के बाहर चलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर के रीजन में हमें अरबों गैलेक्सीज देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ गैलेक्सीज अलग अलग ग्रुप में मौजूद हैं। गैलेक्सी के इन ग्रुप को लोकल गैलेक्टिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। गैलेक्सीज की ये ग्रुप लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स में फैले हुए हैं। आगे बढ़ने पर हमें ये पता चलता है कि गैलेक्सीज के यही लोकल ग्रुप मिलकर सुपर क्लस्टर के रूप में मौजूद हैं। इन्हीं में से एक सुपर क्लस्टर है विर्गो सुपर क्लस्टर। दोस्तों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी विर्गो सुपर क्लस्टर का ही हिस्सा है, जबकि आगे बढ़ने पर हमें लानियाकिया सुपर क्लस्टर भी मिलता है, जिसका हिस्सा विर्गो सुपर क्लस्टर है। लानियाकिया सुपर क्लस्टर 520 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। तो दोस्तों, अब हमें अपने सफर पर विराम लगाना होगा, क्योंकि हम ब्रह्मांड के उस हिस्से तक पहुंच गए हैं जहां तक वैज्ञानिकों ने इसे ऑब्जर्व किया है। इसके आगे क्या है ये फिलहाल कोई नहीं जानता। इसीलिए स्पेस में विज्ञान और वैज्ञानिक जहां तक पहुंच सके हैं वहां तक ये रीजन को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।